बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शकील ख़ान की बैठक के साथ आपका मेज़बान शकील ख़ान हस्ब मामूल अपनी बैठक में अपने दोस्तों जनाब अता मोहम्मद तबस्सुम साहब के साथ, और आज मेरे नए दोस्त तो बहुत पुराने हैं लेकिन मेरी बैठक में आज पहली दफ़ा आए हैं, जनाब याहिया बिन ज़करिया साहब। याहिया किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, उम्र इसी दश्त की सयाही में गुजारी है और आज पहली दफ़ा हमारी बैठक में शामिल हैं। मुझे ये लगता है कि आज की हमारी गुफ्तगू बहुत जानदार और मज़ेदार होगी। अता भाई का ताल्लुक़ भी प्रिंट मीडिया से है, बहुत अरसे से हमारे साथ बैठक में शरीक हैं, और याहिया तो मुस्तक़िल प्रिंट मीडिया में रहे हैं, अखबार की इदारत करते हैं, चलाते हैं, और जिस तरह से कि अखबार हमारी लाजमी ज़िंदगी का जुज़्व बना हुआ है और जिस तरह से कि वो हमारे मामलात की अक्कासी करता है, उसमें जिस तरह से याहिया बिन ज़करिया ने हमेशा उसकी अक्कासी की है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की, कराची के अवाम के मसाइल की, उस पर हम इनको पहले भी ख़राज तहसीन पेश करते रहे हैं, पहले भी इनसे बात करते रहे हैं और आइंदा भी हमारी ये खुशकिस्मती होगी कि ये हमारी बैठक में शरीक होते रहें। याहिया साहब से ही आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। याहिया भाई, 5 फरवरी आने वाला है, एक आध दिन बाद 5 फरवरी आ जाएगा। हम कराची में रोज़ाना 5 फरवरी मनाते हैं, कराची का हर रोज़ 5 फरवरी होता है। हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के इशूज़ की बात करते हैं, लेकिन हमें कराची के इशूज़ पर भी कभी कभी बात करते रहना चाहिए या मुस्तकिल करते रहना चाहिए? मैं तो ये बात काफ़ी अरसे से कहता रहा हूँ कि कश्मीर का के और कराची का के एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। कश्मीर का के और कराची का के एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। वाह। और अगर मैं ये भी कहूँ कि कराची में जो कुछ हो रहा है उसका एक सबब मसला कश्मीर भी है, तो ये बात गलत नहीं होगी, इसलिए कि उसको उसके तनाजुर में समझना चाहिए। मसला चाहे कराची का हो चाहे मसला कश्मीर का हो, ठीक है, इसका ताल्लुक़ बर्र-ए-सग़ीर जनूबी एशिया की तारीख़ और उसकी सियासत से है। और बर्र-ए-सग़ीर जनूबी एशिया की तारीख़ और उसकी सियासत के 3 मरकज़ी किरदार हैं। अच्छा। यानी पहला नौआबादियाती दौर, जब अंग्रेज़ कलकत्ता में अपना पहला दारुल हुकूमत बनाकर और फाटा तक उसने फाटा कायम किया, उसने कब्ज़ा किया, और उसके बाद यहाँ की आबादी जो हिंदुओं और मुसलमानों के साथ पर मुश्तमिल थी, और मजमूई तौर पर हिंदू अंग्रेज़ों के इत्तेहादी बन गए, मजमूई तौर पर, यानी उनमें वो लोग भी शामिल रहे हैं। हर कौम के अंदर बाज़मीर अफराद की मौजूदगी ज़रूर होती है। और कराची मतलब जब जो है वो अंग्रेज़ बिलाखिर जब बर्र-ए-सग़ीर को छोड़ कर गया, और छोड़ के जाने के नतीजे के अंदर 2 मुल्क बने, एक हिंदू रियासत भारत के नाम से बहाल हुई और एक मुसलमानों की रियासत पाकिस्तान के नाम से कायम हुई। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची, जो दरअसल पूरे जनूबी एशिया के मुसलमानों का नया मरकज़ और वतन बन गया। क़याम पाकिस्तान के साथ ही मसला कश्मीर पैदा हुआ, और क़याम पाकिस्तान के साथ ही इंसानी तारीख़ में मुसलमानों का आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर कराची के नाम से तख्लीक़ पाया, जिसमें कलकत्ता से लेकर पेशावर तक हर खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान यहाँ पर मौजूद था, जिसकी वैसे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगह बेशुमार मेट्रोपॉलिटन सिटी मौजूद हैं, जहाँ मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद होते हैं। जी, लेकिन कराची की एक खुसूसियत यह है कि ये आलम इस्लाम का और मुसलमानों का और दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है बना है। तो इसलिए जाहिर बात है कि उसके बाद भी लेकिन याहिया भाई, इसकी ये शनाख्त जो आप बता रहे हैं कि जनाब ये आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर बना और मुसलमानों का सबसे बड़ा शहर बना, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हमारे अपने जहन में भी है या उम्मत में भी इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद है कि जनाब ये आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है और उम्मत के मसाइल की अक्कासी करता है? अता साहब, आप इस इशू के ऊपर आपकी क्या राय है?
मेरा ख्याल है मैं इस हद तक तो मुत्तफिक हूँ कि कराची पर भारत ने उसी तरीके से हमें कस रखा है जिस तरीके से वो समझता है कि हमारी शहरग है, कराची हमारी शहरग है इक़्तिसादी और माशियत के तौर से, और वो हमारी इस शहरग के ऊपर वो हमेशा ज़रबें लगाता रहता है। तो आप ये देखिए कि मैं तो ये देखता हूँ कि 85 से पहले का कराची एक पुरसुकून कराची था, और भारत ने, आपको याद होगा कि कराची का जो भारतीय सफारत खाना है वो बंद किया गया। किस वजह से बंद हुआ था? वो इस वजह से ही बंद हुआ था कि उनकी मदाखलत कराची में इस कदर बढ़ गई थी कि उसको बंद करना पड़ा। मतलब मौजूदा ज़माने की, मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किसी भी मुल्क के सिफारत खाने का किसी जगह मौजूद रहना या उसको ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था साहब। मैं समझता हूँ, बुरा न मानिए कि मेरी बात का आप बड़ा फिर ये कि इस 85 आपने 85 का जो इशारा किया, 85 से पहले भी कराची में कम्युनल फाइट्स तो होते रहे हैं। ये इस 71 में कराची में लिसानी फसादात हुए, उससे पहले कराची में लिसानी फसादात जो दावतें होती थी, जिस तरह से शराब उंडेली जाती थी, जिस तरह से सहाफ़ियों को और दानिश्वरों को यहाँ पर बुलाया जाता था, सियासतदानों को बुलाया जाता था, सहाफ़ियों और दानिश्वरों को आप दोनों को पता होगा, हम तो बहुत बड़ी वो थी जनाब, उसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम वो किया उन्होंने। वैसे जो अता भाई ने जिस लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो थोड़ा सा बात आगे नहीं बढ़ाई, अगर उससे आप बढ़ाते ना तो आप किसी समझ। उन्होंने कहा कि कराची इक़्तिसादी शहरग है पाकिस्तान की। कश्मीर के बारे में क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की शहरग है, उसका ताल्लुक भी इक़्तिसादियात से है। यानी जिस वक्त तो मैं उसको कर रहा था, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि असल में बात चूँकि फैलती चली जाती है। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि कराची की तारीख़ भी पाकिस्तान के क़याम की तारीख़ है। यानी जो तारीख़ इससे पहले तो कराची कोई हैसियत नहीं रखता। कश्मीर का एक पहलू तो वो है जो पुराना था, लेकिन जो मौजूदा मसला कश्मीर जो पैदा हुआ है वो क़याम पाकिस्तान से पैदा हुआ बात। ठीक है, तो जाहिर बात है कि मसला कश्मीर दरअसल आलमी सियासत ने पैदा किया है। देखिए खुद क़याम पाकिस्तान मासिर तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसको हम बयान उस तरीके से नहीं किया जाता। हम जब तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि हर दौर के अंदर एक रुझान होता है जो बिल्कुल सैलाब की तरह लोग उसके साथ बहे चले जाते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ है उस वक्त आलमी रुझान अर्जी कौम परस्ती का था, यानी ज़मीन की बुनियाद पर ममालिक की तकसीम होती थी। इस दौर के अंदर पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि एक सरजमीन की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी बुनियाद जोग्राफिया नहीं है। जोग्राफिया नहीं है, बिल्कुल वो अर्जी तकसीम नहीं है, बिल्कुल उसकी बुनियाद जोग्राफिया नहीं है, उसकी बुनियाद जो है वो खालिसन अकीदा है। अकीदे की बुनियाद पर पाकिस्तान की तकसीम हुई, और उसके नतीजे के अंदर एक जब जाहिर बात है कि फार्मूला ये बनाया गया कि जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं जो जिनके जोग्राफी एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं उनको मुसलमानों का कौमी वतन बना दिया जाए। जी, इस मुतालबे को, मुसलमानों के मुतालबे को अंग्रेज़ मानने पर मजबूर हुआ। यह भी हमारा मौजू नहीं है कि वो क्यों मुतालबे को मानने पर मजबूर हुआ। उसका लाजमी जो नतीजा था वो ये था कि दो बहुत अहम बर्रे ज़गीर के सूबे बंगाल और पंजाब जो है वो मुस्लिम अक्सरियत के सूबे थे, जिसको अगर जो है वो भारत से काट दिया जाए तो भारत जोग्राफियाई तौर पर कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसको वो ताकत हासिल नहीं हो सकती। लेकिन अंग्रेज़ ने जाते जाते सबसे अहम सूबे जो बर्रे ज़गीर के मुसलमानों का जो सबसे अहम सूबा था पंजाब, उसको ज़बा कर दिया। उस बंगाल को ज़बा किया, बंगाल को ज़बा किया, पंजाब को ज़बा किया, पंजाब को ज़बा किया। उस ज़बा करने के नतीजे के अंदर बर्रे ज़गीर में मुसलमानों का वो सारा मरकज़ जो मशरक़ी पंजाब का था वो खाली हो गया। उस कीमत पर भी लोगों ने पाकिस्तान को कबूल किया। जी, उसके तहत तो कश्मीर जो मुस्लिम अक्सरियत इलाका था फितरी तौर पर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना था जो उसके मुतालबे के अंदर शामिल था। लेकिन एक अपनी ताकत के ज़ोर पर अंग्रेज़ ने उस तक़सीम पाकिस्तान के मंसूबे में ये नुक्ता डाल दिया
कि रियासतें खुद अपना फैसला करेंगी। हालांकि उन रियासतों की हैसियत क्या थी? किसी भी रियासत के राजा की किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं थी। उसमें भी जो फैसले हुए, अंग्रेज़ ने उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया। अगर किताबी सतह पर इस उसूल को मान लिया जाए कि रियासत के सरबराहान जिसका फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा, तो अगर कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ इल्हाक का ऐलान किया कि जो दस्तावेज आज तहकीक के बाद जाली साबित हो चुकी है और इसको अहले पाकिस्तान ने साबित नहीं किया है, उसको खुद जो है वो भारत के तहकीकी इदारों ने साबित किया है, उनके सहाफत के लोगों ने उसको साबित किया। लेकिन जूनागढ़ के राजा ने भी तो इल्हाक का फैसला किया, हैदराबाद की रियासत उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि फसाद और साजिशों का आगाज़ उसी ज़माने में हो गया, इसलिए कि फिर तकसीम पंजाब और तकसीम बंगाल के लिए बाउंड्री कमीशन, सरहदी कमीशन बना। याह्या बिन ज़करिया जिक्र कर रहे थे रियासतों के पाकिस्तान में शामिल होने का। एक मसला जो 65 साल से मसला है, क्या आइंदा 65 साल भी वो मसला रहना चाहिए या ये कि इसके हल होने की कोई सूरत होनी चाहिए? ये कहा जाता है कि पंजाब को तकसीम किया गया, बंगाल को तकसीम किया गया, मुस्लिम अक्सरियती सूबों को भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। फिर वो रियासतें कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद दक्कन की रियासत, उनका भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं हो सका। लेकिन कश्मीर के राजा का एक बयान जो कि बाद में तहकीकी तौर पर गलत साबित हुआ, उसके ज़रिए कश्मीर की रियासत को मुकम्मल तौर पर, तकरीबन मुकम्मल तौर पर इंडिया के साथ शामिल कर दिया गया। जो कश्मीर बचा कुचा कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आया, वो कश्मीर का पिछवाड़ा है, वो कश्मीर का पिछला हिस्सा है कि जो दरअसल एक्चुअल कश्मीर उस तरह का कश्मीर नहीं है कि जो इंडिया में शामिल है। हमारी गुफ्तगू कश्मीर के मसले पर और साथ साथ जिस तरह से कि कहा था कि कश्मीर का काफ और कराची का काफ या कश्मीर का के और कराची के में बड़ी मुनासिबत है, बड़ी मुमासलत है, हालात के एतबार से भी और तवक्कात के एतबार से भी, कि कराची भी एक शहरक है और कश्मीर को भी शहरक कहा गया। ये शहरक कहाँ कहाँ पाकिस्तान की शहरक बनती है और कहाँ कहाँ इंडिया की शहरक बन जाती है, इस पर कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, या ये कि इस पर दोनों मुल्कों की अफवाज और उनके सियासतदान अपनी सियासतों को चमकाते रहेंगे। जनाब याह्या साहब क्या कहते हैं? देखिए, इसका ताल्लुक़ भी इसी बात से है कि जदीद सियासत या आलमी सियासत उसकी बुनियाद ताकत पर है। ताकतवर क़ुव्वतें हर ज़माने में रही है ये तो, लेकिन इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो अदवार के बारे में ये फ़ैसला होता है कि ये अच्छा दौर था या ये बुरा दौर था। अगर ताकतवर लोग, यानी जो हुक्मरान क़ुव्वतें जिसके पास इतनी ताकत है, वो अगर अदल के मुताबिक उमूर ममलिकत चलाते हैं, आलमी फ़ैसले करते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो रूए अर्ज़ी बेअमन कायम होता है। लेकिन अगर जो है वो जिनके पास ताकत है वो सारे उसूल उनके अपने मफाद में हों, तो जो है वो फिर फसाद पैदा होता है, और ये फसाद पूरी दुनिया के अंदर है, और मसला कश्मीर उस फसाद की सबसे बड़ी अलामत है। इसका फ़ैसला उसी वक्त होगा कि बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को क़ुव्वत और ताकत हासिल होगी। जब तक क़ुव्वत और ताकत आपको हासिल नहीं होती, आप अपनी मसले को ज़िंदा रखते हैं, और यही दरअसल कश्मीरियों ने किया, और यही एक गैर मामूली वाक़या जिसकी वजह से आज हम 65 साल के बाद जो है वो ज़िंदा कर रहे हैं, वरना 88 तक तो मसला कश्मीर मुर्दा हो गया था। फिर 88 और साहब, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा तो मर्ग मफाजात रही है। जो कौमें ज़ईफ़ होती हैं, जो कौमें ताकतवर नहीं होती, दुनिया ने पिछले 3000 साल की हिस्ट्री में उसमें यही सलूक किया है उनके साथ। तो क्या बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के साथ भी यही सलूक होना चाहिए? बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने इस अरसे में अपनी इज्तमाई जद्दोजहद से ये बात साबित किया है कि वो ज़ईफ़ होने के बावजूद मुज़ाहिमत करके अपने वजूद को बरकरार रखते हैं, और उन्हें बरकरार रख के दिखाया है। और उसमें एक अहम मौजू खुद बताते खुद कश्मीर है। वो कश्मीर कि जिसको तो हमारे अपने ताना दिया करते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के आते आते जी महसूस ऐसा न होने लगा कि जी अब आलमी हालात बदल गए, 9/11 हो गया है, और अब जो है वो मुसलमानों की हर मुसल्लह जद्दोजहद दहशतगर्दी करार पाई है। और हमें उस वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए कि आलमी सतह पर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को ये धमकी दी जाती थी कि अगर आप मसला कश्मीर से अपना ताल्लुक़ मुनक़ता करें,
वरना हम आपको दहशतगर्द रियासत करार दे देंगे। ये सारे जो है वो दबाव जो है वो आपके पास मौजूद है। तो लेकिन उसके बाद भी जो है वो पता चल रहा है कि हम भी यहाँ बैठ के समझ रहे थे कि मसला कश्मीर अब जो है वो दफन होने जा रहा है, लेकिन कश्मीरियों ने एक नए तर्ज की सियासी जद्दोजहद से उसको दोबारा ज़िंदा कर दिया। और मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो है मरकज़ी रहनुमा थे, उनकी एक पार्टी के मेंबर थे जो पाकिस्तान भी आए थे, शायद उनका नाम जो है वो अब्दुल अजीज़ था, जिनको जो है वो सरेआम एक मुजाहरे की क़यादत करते हुए भारतीय फ़ौज ने गोली मारकर शहीद कर दिया। और लेकिन इसके नतीजे में याहिया भाई बात यह है कि इसके नतीजे में हम भी तो मुस्तकिल मसाइल का शिकार रहे। या अता साहब, ये जो हम मुस्तकिल मसाइल का शिकार हैं, क्या ये कश्मीर के मामलात की अक्कासी करता हुआ हमारा मसला भी नहीं है कि हम भी तो उसी मसाइल का शिकार हो गए? फिर बिल्कुल देखिए, कश्मीर पाकिस्तान का उसी तरह से एक शहरक, जिस तरह मैंने कहा शहरक ही है। देखिए साहब, शहरक तो ये अफसानी बातें जो हम करते हैं, अफसानी बातें नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इस मसले को दफन करने की कोशिश की। 65 की जंग के बाद हम कश्मीर के मामले को, यानी कि आप 48 में तो देखें ना कि लोगों ने जो जद्दोजहद की, लोगों ने आज़ादी के लिए काम किया, लोग कहाँ तक गए थे? ये तो भारत खुद गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, और उन्होंने खुद कहा था ठीक है, ये हम वोट की इस्तिस्वाब राय के लिए इनसे कहेंगे और इसकी बुनियाद के ऊपर। तो भारत ने आज तक कश्मीरियों को ये हक नहीं दिया। फिर साहब 5 मरतबा से ज़्यादा इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पर। बेनज़ीर भुट्टो ने आके उन मुजाहिदीन की जो कश्मीर के अंदर जहाद कर रहे थे, जो कश्मीर के अपने लोग, कश्मीर के लोग जो जुल्म सितम से जो लोग परेशान थे, वो वहाँ जो कार्रवाई कर रहे थे, उनकी फहरिस्तें राजीव गांधी को दी। तो हमारी हुकूमत ने तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए और कश्मीर से फ़रार करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये कश्मीरी हैं जिन्होंने लाखों लोग शोहदा हुए हैं। आप मिसिंग पर्सन का वहाँ पे उठा के देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है जो कश्मीर के अंदर के लोग गायब हैं, उनकी कब्रों के नाम निशान नहीं है। लोग तस्वीरें ले घूमते हैं। भारत के इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के बाद 5 मरतबा इंडिया में इलेक्शन हुए, कश्मीर में इलेक्शन हुए, हर मरतबा उन्होंने अपनी क़यादत मुंतखब की। क्या ये एक इस्तिस्वाब राय नहीं है जनाब कि जनाब इस तरह से वो बार बार अपनी क़यादत को मुंतखब करते रहे? फिर दूसरी बात भी मैं इसके साथ साथ आपसे ये पूछता चलूँ, याहिया साहब, आपके लिए भी ये है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जी हुकूमतें जो हैं वो इस मसले को दबाना चाहती हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं जनाब ये जो है बहुत बड़ा इशू है। अगर हुकूमत ही इस मसले को दबाना चाहती है तो ये मसला आज तक जिंदा कैसे रहा? इसलिए कि वहाँ के लोग जो हैं उस मसले को जिंदा रखना चाहते हैं, वो तो अपना हक मांगते हैं। मेरे ख्याल जब तक लोगों से लोग अपने मर्जी का फैसला नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो मसला हल नहीं होगा। मेरे ख्याल में कोई ऊपर से कोई भी फैसला, जी आपके ख्याल में बताइए। हुकूमतें रही हैं जी, हमेशा मेरे ख्याल गुज़श्ता 20, 25, 30 साल की तारीख देख लें, आवाम की और हुकूमत की राय बिल्कुल मुख्तलिफ रही है जी, हर मामले में। पाकिस्तान के इशूज़ हों या कश्मीर के इशूज़ हों, मुमकिन है हुकूमतों की कुछ मजबूरियाँ भी होंगी, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो बैनुल अक़वामी दबाव में, या इसे कह लेंगे खैरात पे बसर करने वाले लोगों में गैरत नहीं होती, उनको भीख चाहिए होती है, उनको इमदाद चाहिए होती है। तो उस दबाव के अंदर अपने तमाम मसाइल को जिस तरह वो पसे पुश डाल देते हैं, हमारे अपने मुल्क के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, तो वही हाल हमने कश्मीर के साथ भी किया हुआ। अब आप ये देखें कि हमारी हुकूमतों के रवैये की वजह से अब से अगर आप 30 साल पहले चले जाएं तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान को अपना मरकज़ समझते थे, वो पाकिस्तान को अपना क़िबला समझते थे, और उनको उम्मीद थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो है हमारी पुष्ट पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। वो असल में रहते हिंदुस्तान में थे, लेकिन जहनी तौर पे वो पाकिस्तानी थे, हिंदुस्तान में रहने वाले अक्सर मुसलमान। अब ये सूरत हाल तब्दील हो गई है। ये एक अजीब सूरत हाल नहीं है? अब ये सूरत हाल तब्दील हो गई है। अब हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हिंदुस्तानी ही है। तो यही हाल हमने कश्मीरियों के साथ भी किया है। कश्मीरियों ने जो जिद्दोजहद की है, कश्मीरियों ने जो शहादतें पेश की हैं, उन्होंने महज अपनी ताकत के बलबूते पर अब तक इस मसले को ज़िंदा रखा हुआ है। अगर हमारी हुकूमतें बिल्कुल, अगर वो मुज़ाहिमत ना होती
तो हमारी हुकूमतें अब तक इस मसले को ख़त्म कर चुकी होती। ख़त्म इस सूरत में हो चुका होता कि वो तमाम हिंदुस्तान को दे दिया जाता कश्मीर। या साहब, एक ऐसी जगह जो लैंडलॉक्ड है, जिसके चारों तरफ इंडिया मौजूद है या पाकिस्तान मौजूद है, उसमें चलने वाली कोई भी आज़ादी की तहरीक के जो मुसल्ला भी हो, वो कैसे किसी हुकूमती सपोर्ट के बगैर चल सकती है? मैं असल में वहाँ से आऊँगा जो आप पहले उनसे बात कर रहे थे जी कि जी 5 इलेक्शन हो गए हैं जी, उसके बावजूद जो है वो ये खुद बजाते खुद भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए, भारत की हुकूमत दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया है और वो इलाकाई ताकत होने के साथ साथ उसके अंदर एक आरजू है कि वो आलमी ताकत का भी किरदार हासिल करे। कश्मीरी उसके कब्जे में, कंट्रोल के अंदर रहे हैं। ये मसला आलमी सतह पर एक मुतनाज़ा मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद है। यानी जो बुनियादी जो एक तनाज़ा मौजूद है वो ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इस मसले का हल तलाश होने के लिए जो रास्ता है वो ये है कि कश्मीरियों से पूछ लिया जाए, जिस पर पाकिस्तान और भारत इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं। पूछ लिया जाए कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ रहना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यह तसव्वुर भी पेश किया कि जी नहीं, तीसरा भी एक रास्ता है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आम कश्मीरी ये जानता है कि जब ये नारा लगता है कि लेके रहेंगे आज़ादी, तो उससे मुराद उसकी इल्हाक़े पाकिस्तान होता है और उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन इस पर भी अगर सवाल आज़ाद कश्मीर नहीं होता, इस पर भी उनसे बात कर ली जाए ना। मेरी बात जी 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 बिल्कुल, आप बात पूरी कीजिए। सवाल यह है कि भारत जो है वो इस तस्वाब राय से क्यों भागता है? अगर उसको इस बात पर यकीन है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और पाकिस्तान में तो खैर मार्शल्ला भी रहा है और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे और मुसलमानों के बारे में बहुत सारे इल्ज़ामात और एतराज़ात मतलब मौजूद हैं। पाकिस्तान की तारीख़ कोई काबिल रश तारीख़ भी नहीं है, हमारे अपने मतलब मसाइल भी मौजूद हैं। तो उन मसाइल की बुनियाद पर, उन तजर्बात की बुनियाद के ऊपर वो कश्मीरियों को क़ैल कर सकता है कि भाई पाकिस्तान के साथ मत जाओ, तुम हमारे साथ रहोगे, तुम्हारा हमारे साथ रहना तुम्हारे लिए ज़्यादा मुफीद, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन भारत कश्मीरियों को अभी तक इस बात पर कायल नहीं कर सका। उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि जब यही बात भारत की हुकूमत ने कही कि अब इस तस्वाब राय की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर हम इंतखाबात कराते रहे हैं, तो उसके बाद तो जो है वो कश्मीर के इंतखाबात में बाइकआउट हो गया। और आज भी ये बात तय है कि उस वाक़े के बाद से जितनी भी हुकूमतें बनी हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो कश्मीरियों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये तो ख़ुद जो है वो भारत की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, जहाँ तक आप इस पर बात करते हैं नतीजे पर, तो नतीजे की पर अगर फ़ैसला करना है तो जैसे मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी हो गई थी, आप ग़ुलामी कबूल कर लें। भारत की ग़ुलामी है, भारत की ग़ुलामी को कबूल कर लें। मैं तो ये बात पहले कह चुका हूँ कि आलमी मसाइल का फ़ैसला ताकत की बुनियाद पर होता है। मसले कश्मीर का फ़ैसला इसलिए नहीं हो रहा कि जो ताकतवर ममालिक हैं और ताकतवर जो इदारे हैं या आलमी क़ुव्वतें हैं वो मसला कश्मीर को हल नहीं करना चाहते। इस मसले को अगर ताकत के जरिए ही हल होना है, बकौल आपके कि इस मसले को अगर ताकत के जरिए ही हल होना है, तो जनाब हम कश्मीर के मसले पर 4 जंगें लड़के देख चुके हैं कि वो 4 जंगें लड़ी गई और 4 जंगों के लड़ने के नतीजे में कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ सिवाय इसके कि हमें उसके नतीजे में रुसवाई हासिल हुई। ये एक अधूरी बात है, ये एक अधूरी बात है कि देखिए, फिर मैंने आपसे ये मतलब असल में बात अधूरी रह गई थी कि मसला कश्मीर का ताल्लुक़ बर्रे सग़ीर के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात से हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात अगर मुत्तहदा हिंदुस्तान में दुरुस्त हो जाते तो पाकिस्तान कायम नहीं होता। सही बात। इसके नतीजे के अंदर खुद जो है वो अब इसका ताल्लुक़ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात से हैं। उस तकसीम के नतीजे के अंदर जो मसला कश्मीर पैदा हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है वो बरतानिया के ऊपर आयद होती है। उसने वो तकसीम करते हुए यहाँ फसाद की जो का बीज जो है वो बो कर गया है। इसमें सबसे बड़ी जो है ना, उसके दूसरी बात यह है कि हम ये हमेशा कहते रहे हैं, अव्वल दिन से हम ये कहते रहे हैं कि भारत ने और भारत के हिंदुओं ने खुद क़याम पाकिस्तान को कबूल नहीं किया है। वो तो सरेआम ये कहते थे कि चंद दिनों की बात है, दोबारा फिर ये बिलाखिर हम अपना हिस्सा बना लेंगे। जिस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ है क्या था आपके पास? लेकिन आज 65 साल के बाद अपने तमाम नाकारकर्दगियों के बावजूद
आज पाकिस्तान जौहरी ताकत है, आज वो कमज़ोरी नहीं है। जो बुनियादी तौर पर जो मसला है वो ये है कि चूंकि जब हम ये बात कह रहे हैं कि ये फैसला ताकत की बुनियाद पर होगा और ताकत हमारे पास नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इस मसले को ताकत ना होने के बावजूद, अपनी कमज़ोरियों के बावजूद, मुज़ाहिमत के ज़रिए हम इस मसले को ज़िंदा रखें, और हमने इस मसले को ज़िंदा रखा है। कितने मराहिल जी भाई, ये मार्शल रेस कब खत्म करेंगे आप? नहीं, ये जो भारत के बारे में मुसलमानों ने जो भी एक वो रखा, तो आप देखिए कि भारत में जो हिंदू ज़हनियत है, तो आज 65 साल गुजरने के बावजूद भी वो तो उसी तरीके थे। आपने भारत को तस्लीम कर लिया ज़हनी तौर पर? नहीं, वो जो करते हैं, हम भी तो दिल्ली के लाल किले पे झंडा लगाने की बात करते रहे ना भाई। वो उनको छोड़े, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद में उन्होंने क्या किया, अयोध्या में क्या किया, उन्होंने अभी कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं, ये तो सारी उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं कि ये हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं, ये खुद ही एक वो बनाती है और मुसलमानों को तबाह करती हैं, उनके आग लगाती हैं, उनके कारोबार तबाह करती हैं। जिस अजीम कौल और जुमले को आपने इसको अभी एक तरफ बयान किया, ये नवाब बहादुर यार जंग की तकरीर है, और नवाब बहादुर यार जंग ने अपनी तकरीर में कहा था कि एक वक्त आएगा कि एक बार फिर दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का परचम लहराया जाएगा। इस जुमले को काजी हुसैन अहमद ने अपनी तकरीरों में दोबारा ज़िंदा किया। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के परचम के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इस्लाम के परचम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये भी इस तारीख़ बताती है, पूरे बड़े सग़ीर के मसाइल की तारीख़ बताती है कि बर्रे सग़ीर पर पहले मुसलमानों का गलबा रहा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का गलबा रहा, अब उसके बाद जो है वो इस बर्रे सग़ीर पर हिंदुओं का गलबा है। और जब तक जो है वो मुसलमानों का गलबा रहा, हिंदू मुस्लिम ताल्लुक़ात मतलब बेहतर रहे हैं। मुसलमानों ने यहाँ के रहने वालों के साथ मुनसिफाना सलूक किया है। उन हुस्न सलूक के बावजूद भी मुख्तलिफ जगह अगर मसाइल पैदा हुए हैं तो वो उनके अपने वजूह की बुनियाद पर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ ने जो है वो रोमी तर्ज हुक्मरानी को इख्तियार किया और तकसीम करो और हुकूमत करो के शैतानी और इब्लीसी फ़लसफ़े को दुनिया के ऊपर राइज किया, जिसके नतीजे में आज बंगाल से लेकर और पेशावर तक पूरे जो है वो खित्ते के अंदर आग लगी हुई है। उसी का नतीजा ये हुआ कि दुनिया की जदीद तरीन ताकत होने के बावजूद वो बमुश्किल 200 साल तक जो है वो इस खित्ते पर अपना कब्ज़ा जो है बरकरार रहे। आज जो है वो जो तारीख़ के अंदर हिंदुओं को कभी भी मुकम्मल बर्र-ए-सग़ीर की हुकूमत, एक हुकूमत कायम नहीं हुई थी। तारीख़ ये बताती है कि सबसे बड़े हिस्से पर एक हुकूमत या तो कायम हुई है मुग़लों की, मुग़लों के बाद दूसरी जो हुकूमत कायम हुई है सबसे बड़े खित्ते में वो अंग्रेज़ों की वो कायम हुई है। इस बुनियाद के ऊपर कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को पहली बार इतने बड़े एक हुकूमत उनके हवाले करके गए, इस वजह से हिंदू ज़हनियत उनके आज़ादी के मुजाहिदों के मौक़िफ़ के अलग-रग़म उन्होंने अंग्रेज़ों को अपना जो है मोहसिन समझा। क्या साहब, इस पर हमारी गुफ्तगू, बिल्कुल इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि जब मुसलमानों को गलबा हो जाएगा तभी जो है मसला हल होगा। इसलिए कि मुसलमान जब ताकत में होगा तो वो अपने गैर मुस्लिमों को भी इंसाफ और अदल फराहम करेगा। लेकिन ये होगा कैसे अता साहब, ये कैसे होगा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आता ये दूर तक। आपने कहा कि दिल्ली पे, मैंने नहीं कहा साहब ये सारा मतलब नहीं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी से कोई मीरास जबरदस्ती छीन ली जाए तो क्या वो अपने दिल में आपके पास वो मीरास संभालने की ताकत नहीं बाकी बची थी, इसलिए छीन ली गई। चलो छीन ली गई तो क्या उसके दिल के अंदर वो आरजू, वो उसको भी आप खत्म कर देंगे? उस आरजू का जो चिराग उसके दिल में जल रहा है तो उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? आरजुओं से हुकूमतें नहीं हुआ करती जनाब, बता साहब, आरजुओं से थोड़ी हुकूमतें होती हैं। वही आरजुएं शोला बनती हैं, वही आरजुएं जो है आगे बढ़ती हैं और उसी से जंग आज़ादी लड़ी जाती है। कहीं मुसलमानों का गलबा होने के इम्कान नजर आ रहा है आपको? देखें जी, उम्मीद तो रखनी चाहिए। वही बात, उम्मीद भाई, कोई कंक्रीट बात करो, कोई प्रैक्टिकल बात करो, कोई चीज नजर आ रही हो कि जनाब इस वजह से आ रहा है। अगर पाकिस्तान में एक अच्छी हुकूमत कायम हो जाती है, मैं हुकूमतों की बात नहीं करता, अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, अच्छे लोग हैं, अच्छी हुकूमतें नहीं हैं। देखें आज इनफरादियत का ज़माना नहीं है कि अच्छे लोग मिलके, अच्छे लोग अपने तौर पर यही कोशिश कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। इनफरादी तौर पे यही कोशिश की जा सकती है जो हम कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरा कर लिया, कोई बात कर ली, कोई गुफ्तगू कर ली, लेकिन असल काम जो करना होता है वो हुकूमतों का होता है। अगर हमारे यहाँ एक मजबूत हुकूमत होती
तो आज कश्मीरियों को भी दिलासा होता, आज कश्मीरी पहले से बहुत बेहतर हालत में होते, आज हिंदुस्तान के मुसलमान भी बहुत बेहतर हालत में होते, और हम तो बेहतर होते ही। असल में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने यहाँ एक अच्छी हुकूमत कायम कर लें, हमारे यहाँ एक ताकतवर हुकूमत हो जो कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक उम्मीद हो, एक आसरा हो, एक सहारा हो। दुनिया भर के 52 मुल्कों के मुसलमान हुक्मरान और उनके यहाँ रहने वाले मुसलमान कभी भी ये बात नहीं करते कि जो हम करते हैं कि जी हम उम्मीदों का मरकज़, आरज़ुओं का महवर, उम्मत का चराग और उम्मत का हम ये जो कुछ हम बनने की कोशिश करते हैं, क्या उम्मत भी हमें ये तस्लीम करती है कि भाई हम ये कुछ हैं? हाँ, तस्लीम करती है। ये तस्लीम करती है जो आपने कही है जी, ये तस्लीम करती है। ये बात बहुत अहम बात है जो आपने कही है। हमारे एक जानने वाले हैं जो मलेशिया में एक वक्त में पाकिस्तानी सफारत खाने में थे। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया है तो उनका ये कहना है, कहने लगा मेरे पास मलेशिया भर से लोगों के टेलीफोन आते रहे, लोग रो रो के मुबारकबाद देते रहे, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक फ़ंड कायम कर दिया उस वक्त कि जी अब क्योंकि इन्होंने धमाका कर दिया है, इन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ आयद हो गई हैं। तो वो कहते हैं कि उस वक्त लाखों डॉलर लोगों ने बगैर कहे, बोला हमने नहीं कहा था, लोगों ने खुद अपने तौर पे हमें भेजे सफारत खाने को। ये एक छोटी सी मिसाल है। बात ये नहीं है आप कि पूरी दुनिया हमसे बेजार होकर नहीं बैठी हुई है। असल बात वही है कि हमने अपने तौर पे लोगों को मायूस किया है। जी साहब, आप इसको इंडोर्स करेंगे? अच्छा, मैं समझने का कि इसको ही इंडोर्स करेंगे आप? मैं इसको दूसरे ज़ाविये से बात कर रहा हूँ। जी देखिए, मैं बार बार जो है तारीख़ी तनाजुर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पूरा आलम इस्लाम जो है ग़ुलाम हो चुका था। सिर्फ ईरान और अफ़गानिस्तान का ख़ित्ता जोग्राफियाई ग़ुलामी से सिर्फ आज़ाद था। मतलब अगर आप जी तुर्की रह गया, तुर्की मतलब जो है ना, तुर्की का जो हशर नशर हो गया था वो मतलब जो है वो इस पूरे दौरे ज़वाल में, और दौरे ग़ुलामी में, मैं दौरे ज़वाल नहीं कहता, मैं दौरे ग़ुलामी कहता हूँ। इस दौरे ग़ुलामी में बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने जो किरदार अदा किया है, उसने पूरे आलम इस्लाम को तब्दील करने में अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल 1947 से पहले तक आपकी क्या हैसियत थी, और आज 2012 के अंदर 57 आज़ाद रियासतें हैं जिनका 1947 से पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कुछ मतलब देखिए, असल क़ुव्वत और ताकत तो है अल्लाह ताला की है। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आना है, तो ये उम्मत मुस्लिमा आखिरी उम्मत, और इसे क़यामत से पहले बिलाखिर खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वत को कायम करना है, उस अदल के निज़ाम को कायम करना है। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला जो कौम जो फ़र्द जितना किरदार अदा करता है उसको जो है वो इनाम देता है। थोड़ा सा काम किया, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सूरत में हमें इनाम दिया, हमने अल्लाह ताला के इनाम की नाशुक्री की, अल्लाह ताला ने मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे जो है वो काट दिया। आज जो है वो हमारे मुल्कों के अंदर खैर और शर की कशमकश अपने उरूज के ऊपर है। वो लोग भी हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में अपना जान, माल, वक्त और क्या क्या चीज़ें कुर्बान नहीं कर रहे हैं, और वो भी लोग हैं इसी उम्मत के अंदर कि जो वहशत व बरबदियत का और रिश्वतखोरी का और हरामखोरी का और कौन सा ऐब है जो उनके दरमियान मौजूद नहीं हो। एक वक्त ये सारी सूरत-ए-हाल जो है हमारे सामने जो है इस कराची के अंदर उलमा को शहीद किया जा रहा है। शेखुल हदीस कोई आसान काम नहीं है, ऐसे ही नहीं बन जाते ये लोग। बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद ये उलमा पैदा होते हैं जिनको दिन दहाड़े जिस तरीके से ये सारे ये शर की क़ुव्वतें हैं जो हमें तबाह कर रही है। देखिए, मसला कश्मीर का एक तनाजुर और है बर्रे सग़ीर की। तकरीबन जो है वो 35 के करीब आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो भारत के अंदर मौजूद हैं, और इतनी खुरेजी नहीं हो रही कश्मीर में जितनी उन इलाक़ों के अंदर हो रही है। पूरा भारत का जो सहाफ़त और ज़राए अबलाग है उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मसला कश्मीर क्यों अहम है? किसी भी इलाकाई तनाज़े से आलमी किसी क़ुव्वत और ताकत को कोई परेशानी नहीं होती। मसला कश्मीर सिर्फ मसला कश्मीर नहीं है, मसला कश्मीर से पाकिस्तान के मुसलमान मुंसलिक हैं। मसला कश्मीर मुसलमानों का मसला है, पूरी दुनिया भर के मुसलमान उससे मुंसलिक हैं। मैं जो बात मैंने पहले कही थी कि इस दौर के अंदर उन्होंने तो ममालिक की बुनियाद जोग्राफियाई कौमियत की बुनियाद पर कायम की है।
पाकिस्तान एक जोग्राफिया होने के बावजूद एक जोग्राफियाई रियासत नहीं है। यही वजह है कि जब हम ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है तो एक बड़े तबके को बड़ी अजियत और तकलीफ होती है। वो सारे लोग के जो कायद आज़म का नाम लेते हैं, जिन्होंने आज तक कायद आज़म की तकरीरों का तर्जुमा करा के कौम के सामने शाये नहीं किया कि कायद आज़म ने क्या बात कही थी। देखिए, जज्बे और अमल के दरमियान एक तवाज़ुन की ज़रूरत है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो हम जज्बे के ज़रिए अपने आप को ज़िंदा करते हैं, लेकिन जब अमल की दुनिया में आते हैं तो हम अमल के तकाज़ों को पूरा करते हैं। और बैक वक्त ये सारी सूरत हाल जो है वो इस अमल की दुनिया में मुसलमान पूरी उम्मत के एतबार से कहीं पर भी अमल की दुनिया में नहीं है। मुझे ये नजरियाती तौर पर एक मुझे इससे इत्तफाक नहीं है। जितनी इस वक्त अमल की दुनिया में मुसलमान इस वक्त अपना मुजाहरा कर रहे हैं, ये दुनिया के अंदर आग क्यों लगी हुई है, वो कि जो दुनिया को के लोगों को जो हकीर अंदाज से कहते हैं आज पूरे आलमी ज़राए अबलाग इंतहा पसंदी, इस्लामी इंतहा पसंदी और जुनूनियत और दहशत गर्दी और तकरीब कारी, एक जो है वो जिन लोगों से जो है वो 6 गज नहीं, क्या ना, आधे गज का एक टुकड़ा जो है बर्दाश्त नहीं होता हो, वो इस बात की अलामत नहीं, वो बेअमली की अलामत नहीं है। ये ज़रूर है, मसला ये होता है कि फैसले हक़ और बातिल के ताकत की बुनियाद पर नहीं होते। यहाँ मसला ये होता है कि लोग ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात कह रहे हैं। बात लोग ये कहते ही हैं कि जिसके पास ताकत है वो हक़ के ऊपर है। हम ये कहते हैं कि हक़ बनाते खुद ये फैसला करता है कि उसको ताकत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप मुसलमानों की ताकत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हक़ और ताकत दोनों एक जगह जमा हो जाएंगे। यही जिस दिन हक़ और ताकत एक जगह जमा हो जाएंगे, रूए अर्जी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, मसले कश्मीर समेत। बेशक शकील साहब, जनाब मैं तो कुछ अरसे पहले एक सेमिनार के सिलसिले में भारत से सहाफ़ियों का एक ग्रुप आया हुआ था जी, और कश्मीर के मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। बावजूद भारत के फ़ौजियों की तमाम हरकत के और जुल्म सितम के बावजूद वो उसको रिपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, और हमारा मीडिया अमन की आशा की मुहिम चलाए हुए। और अमन की आशा ये है, भारतीय जहनीत के शाहरुख खान आज भी जो है सिर्फ नाम के ही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी नहीं काबिल कबूल है। नाज़रीन जी, सलीम साहब, तो भाई हम अपने बचपन से मतलब सुनते आ रहे हैं, और शायद हम प्राइमरी स्कूल में हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे जी, और शायद वही इस मसले का हल है। अच्छा, वो कहते थे कि तावीज़ से और ना गंडे से, कश्मीर मिलेगा डंडे से। नाज़रीन, सलीम साहब ने कहा कि तावीज़ में से ना गंडे से, कश्मीर मिलेगा डंडे से, और इससे यही बात बहुत बेहतर अंदाज में हमारे याहिया साहब कर रहे थे। अता भाई की भी बात यही है कि मुसलमान जब तक ताकत हासिल नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास इल्म व हुनर की क़ुव्वत नहीं होगी, टेक्नोलॉजी की क़ुव्वत नहीं होगी और इखलाक़ी क़ुव्वत नहीं होगी, उस वक्त तक हम दुनिया के किसी मसले पर कामयाब नहीं हो सकते। आज की बैठक में अपने मेहमानों जनाब अता मोहम्मद साहब, जनाब याहिया साहब और जनाब सलीम कुरैशी साहब के साथ आपका मेज़बान शकील ख़ान आपसे इजाज़त चाहता है। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।